Put that in continuous random variable. Continuous random variable यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि आप डिस्क्रीट में हो तो चैप्टर नंबर 3 में हो अकॉर्डिंग टू डिवोर, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 4 में हो। ठीक है, क्लियर? कंसेप्ट लिंक्ड है 3 4 के, और यदि यही कंसेप्ट मैं बाइवेरिएट में ले जाऊंगा तो आप चैप्टर नंबर 5 में हो। यानी कि जब भी कंप्लीट होगा 3 4 5 एक साथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, और सारे कंसेप्ट लिंक्ड है अलग अलग चैप्टर में, ऑल्दो डिवाइडेड है लेकिन कंसेप्ट की लिंकिंग कंप्लीट है, एक साथ ही कवर होगी वो आपकी। अभी हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तरफ हैं, लिखिए रेड ऑन। पॉइंट नंबर 1, देखिए इट इज मेजर्ड ओवर सर्टेन रेंज और इंटरवल। It is measured over certain range or interval. Measured over certain range और interval. ठीक है, एक certain range में मेजर की जाती है या इंटरवल में मेजर की जाती है। और मैंने आपको पहले समझा रखा है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रल वैल्यूज भी होती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी कवर करता है, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओनली इंटीग्रल वैल्यूज कवर करता है। तो डिस्क्रीट ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, यहाँ क्या है, इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी। देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए हियर द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जनरली हम इसे पीडीएफ कहते रहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सम। ठीक है, यहाँ जो फंक्शन एफ एक्स होता है इसे हम पीडीएफ कहते हैं, जबकि डिस्क्रीट में हम इसे पीएमएफ कहते हैं। पीएमएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, देखिए इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, in case of continuous random variable, probability means area. In case of continuous random variable, probability means area. मतलब जब भी हम probability की बात करेंगे तो बेसिकली एरिया की बात करेंगे, सीधी बात। राइट फ्रॉम बिगिनिंग मैंने आपसे कह दिया कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आप हो तो प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया है, और एरिया के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, वो नॉलेज आपको पहले से भी है। देखिए पॉइंट नंबर 4, देखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, let capital X be a continuous random variable having PDF. देखिए let capital X be a continuous random variable having PDF fx. Let capital X be a continuous random variable having PDF fx. देखिए then probability x1 less than capital X is less than x2. हमें ये चाहिए। ठीक है, x1 से लेकर x2 तक की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी मीन्स एरिया, यानी कि ये वैल्यूज हैं, स्मॉल से वैल्यूज रिप्रेजेंट की जाती है, कैपिटल से रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ जी पहले ग्राफ इसका बना लीजिए, किसका, पीडीएफ का ग्राफ। ये आपकी एफएक्स की ग्राफ है, रादर पीडीएफ की ग्राफ है। ठीक है, क्लियर? अब आगे चल के आप जानेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ होती है। भाई आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं, उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पढ़ना है, तो जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही ग्राफ आपको कहीं भी मिलेगी किसी बुक के अंदर, यदि कोई कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो। वैसे आप किसी का भी ग्राफ बनाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनिशियली जनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो मुझे बताइए ये आपकी एफएक्स है जिसका ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है, क्लियर? और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, आपको अच्छी तरह से मालूम है प्रोबेबिलिटी मीन्स एरिया। ठीक है, तो बेसिकली एरिया निकालनी है आपको x1 से लेकर x2, x1 से x2 तक इंडिकेट कर दो। ये रही आपकी x1, ये रही आपकी x2, और इससे एरिया को इंडिकेट करो।
और इस एरिया को निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? किसका हेल्प? इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मींस एरिया। तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ले लो, लिखो x1 to x2 और जो फंक्शन है आपका fx उसको साथ में लिख दो। तो भाई इस फंक्शन को, ये पीडीएफ है आपकी, x1 to x2 यदि आपको प्रॉब चाहिए तो fx dx इंटीग्रेट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली x1 to x2 ये ऑटोमेटिकली आपको एरिया दे देगी। fx क्या है? पीडीएफ है, पीडीएफ का कोई ना कोई ग्राफ होगा, वो ग्राफ मैंने आपके लिए बना रखा है। ठीक है, ऑब्वियसली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना रखा है, ऑल्दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीरियस बहुत ज़्यादा ढंग से पढ़ना है, लेकिन हाँ फिर भी आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ मैं आपसे एक नोट कह रहा हूँ ध्यान रखने के लिए, इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई प्रोबेबिलिटी x1 is less than x is less than x2 is equal to probability x1 is less than equal to x is less than equal to x2। भाई आप प्रोबेबिलिटी x1 x2 निकालो विदाउट इंक्लूडिंग, ठीक है, और दूसरे केस में इंक्लूडिंग निकालो, दोनों केस में प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ क्यों सेम होती है। यहाँ आपकी x1 x2 एक्सक्लूडेड है और यहाँ x1 x2 इंक्लूडेड है। आपको मालूम है इंक्लूड करने का मतलब लाइन इंक्लूड करना, और लाइन का एरिया हमेशा क्या होता है? एरिया ऑफ लाइन क्या होती है? जीरो। आपने पढ़ ही रखा है। तो आप यदि ये दोनों पॉइंट मतलब रादर दोनों लाइन को इंक्लूड करते हो तो आपको मालूम है एरिया में कोई चेंजेस नहीं है। इन दोनों लाइन को एक्सक्लूड भी करोगे तो भी वही एरिया आएगी। एक को इंक्लूड करो, एक को एक्सक्लूड करो, या दूसरे को इंक्लूड करो, फर्स्ट वन को एक्सक्लूड करो। यानी कि अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में है तो आप इक्वल टू के बारे में बॉदर्ड मत होइए, क्योंकि बेसिकली वो लाइन होती है और लाइन का एरिया, लाइन के ऐड होने से एरिया इंक्रीज नहीं होती है और लाइन के रिमूव होने से एरिया डिक्रीज नहीं। यानी कि ये मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। जब भी कॉन्टिन्यूस में हो इक्वल टू के बारे में बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं है, वो आपका काम कर लेगा। ठीक है, अब रही बात, इतनी बातें जब हम जान गए तो अब इसकी प्रॉपर्टीज आती है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्वियसली पीडीएफ, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ। आपको मालूम है किसी भी चीज की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, प्रॉपर्टीज वही रहेगी। यानी कि चाहे आप डिस्क्रीट पढ़ें, कॉर्डिनेट्स पढ़ें, या बाईवेरिएट पढ़ें, या ट्राईवेरिएट पढ़ें, या मल्टीवेरिएट पढ़ें, प्रॉपर्टी वही है। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सम टोटल में यहाँ इंटीग्रेशन का हेल्प लिया जाएगा, क्योंकि रीज़न ये आपकी पीडीएफ है, रादर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में वो एरिया रिप्रेजेंट, ये हो गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। कई लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लिख के यहाँ एक्स की लिमिट रख देते हैं। वह एक्स की जो भी लिमिट होगी क्वेश्चन में गिवन, वो आपको कवर करने आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और ऐसा भी लिखा हो सकता है इंटीग्रेशन एक्स, एक्स मतलब जो भी लिमिट आपके फंक्शन के अंदर है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन पीडीएफ से अराइज होगा कि भाई फंक्शन उन्होंने आपको दिया है, तो पहले तो ये जानना है कि वो पीडीएफ है या नहीं। आपको मालूम है मेन प्रॉपर्टी है ये, सेकंड वन। फर्स्ट वन ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव तो होती नहीं, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन मेन प्रॉपर्टी नंबर 2 का हेल्प लेना। अब आइए जरा क्वेश्चन करें। ऑब्वियसली हम पहले प्रॉपर्टीज पे ही करेंगे, तो आ जाइए क्वेश्चन। लेकिन लेट x be a लेकिन लेट कैपिटल x be a random variable। देखिए लेट कैपिटल x be a random variable having probability function, having probability function, having probability function। लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखिए c इंटू 4x माइनस 2x स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 to 2।
0 अदरवाइज। ये फंक्शन उन्होंने दिया है बाय c इंटू 4x माइनस 2x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 टू 2, 0 अदरवाइज। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये c क्या होगी जिससे कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो। अब रही बात प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो डिस्क्रीट में भी होती है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कॉर्डिनेट्स में भी होती है। अब आप कैसे पहचानोगे कि डिस्क्रीट का क्वेश्चन है या कॉर्डिनेट्स का है? तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि क्वेश्चन डिस्क्रीट का है या कॉर्डिनेट्स का है, ये आप यहां से पहचानोगे। यदि यहां लिखा होता 0,1,2, ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन होता, लेकिन ये लिखा हुआ है 0 to 2, का मतलब यहाँ इंटीजर भी है और एज वेल एज फ्रैक्शन भी। ये ध्यान रखिएगा, इंटीजर एंड फ्रैक्शन जब भी कवर करे तो कॉर्डिनेट्स का क्वेश्चन। डिस्क्रीट होगा तो आपको भी मालूम है 0, 1, 2 लिखा हुआ होगा, ये ध्यान रखिए 0, 1, 2 में डिस्क्रीट होगा और ये नहीं होगा। अब आइए कुछ नहीं करना है इसको, आपको मालूम है सम टोटल 1 होना चाहिए और हेल्प लेना है इंटीग्रेशन का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 तक, बाकी जगह तो 0 ही है। ठीक है, 0 अदरवाइज इसका मतलब 2 ऑनवर्ड 0 है, 0 के लेफ्टवर्ड भी 0 है। इक्वल टू के बारे में बॉदर मत होइए, समटाइम्स इंक्लूडेड होगा, समटाइम्स एक्सक्लूडेड होगा, कॉर्डिनेट्स में उसके बारे में हम बॉदर नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, इंक्लूड होगा तो लाइन इंक्लूड होगी, एक्सक्लूड होगा तो लाइन एक्सक्लूड। दोनों केस में आपकी एरिया इंक्रीज नहीं होने वाली। ठीक है, और यहाँ कंसेप्ट एरिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए फॉर अ फंक्शन, देखिए फॉर अ फंक्शन टू बी पीडीएफ, देखिए समेशन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? क्वेश्चन में गिवन है एक्स की लिमिट 0 to 2 है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाने की जरूरत नहीं है, जो लिमिट है उसका यूज कीजिए। ऑब्वियसली ये है, ये हम यूज करेंगे, बाकी जगह तो 0 ही है, तो आपको उसके बारे में बॉदर नहीं होना। देखिए 0 to 2, देखिए c इंटू 4x माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। टेक c आउटसाइड, 4x का इंटीग्रेशन बता दो, 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब बाई 3, 0 to 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट c आउटसाइड, ये हो गई 2x स्क्वायर, ये 2 कैंसिल आउट करोगे तो 2x स्क्वायर आएगी, तो 2x स्क्वायर में 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैसे ही लिमिट 0 आएगी। तो मुझे तो ये आपकी हो गई 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में यदि आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गई आपकी 2/3 इंटू 2 क्यूब। ये आपकी अपर लिमिट की वैल्यू हुई। लोअर लिमिट की वैल्यू आपकी 0 कन्फर्म है, क्योंकि रीजन सब जगह x है और कोई कांस्टेंट नहीं है। दूसरा लिख लीजिए 0 इज इक्वल टू 1। टेक एलसीएम, पहले तो ये देखिए क्या आ रहा है, ये आपकी हो जाएगी 8 माइनस 2/3 इंटू 8 ना, इज इक्वल टू 1। हो जाएगी 8c, 8 कॉमन ले लो, इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। देख लीजिएगा चेक करके कि मैंने यदि सब कुछ सही किया है तो यही आपका आंसर हो। नेक्स्ट सही, यदि आपसे ये पूछे सेकंड पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x इज लेस देन 2 बताओ, तो पहले ये देखो कि ये 1 to 2 आपके फंक्शन के अंदर है क्या? ऑब्वियसली 1 to 2 इसके अंदर है, तो आप ये पीडीएफ यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली c आपकी इस केस में 3/8 होगी, तो इंटीग्रेशन करने आता ही आपको। मैं c की वैल्यू लिख देता हूँ और इंटीग्रेशन पुटअप कर देता हूँ, तो मुझे देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी c की वैल्यू 3/8 है, 1 to 2 3/8। नेक्स्ट क्या आपका
4x माइनस 2x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करने आता ही आपको 3/8 आउटसाइड कर दी, इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको करके दिया। जो भी वैल्यू होगी वो आपकी प्रॉब हो जाएगी। क्लियर? तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको, सीधी सी बात है। यदि आपसे ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 बताओ, तो यहां आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है भाई। अप टू 2, 0 to 2 आपकी ये पोजीशन, ये पीडीएफ है, और 2 ऑनवर्ड ये आपकी 0 है। क्लियर? इवन 0 के लेफ्टवर्ड भी 0 है, तो आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दी 0, ये हो गई 0। क्लियर? तो यहां कोई सिरदर्दी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, ऑब्वियसली पहले पीडीएफ पे क्वेश्चन, फिर आगे की तरफ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एफ एक्स से कर लो, c अपॉन एक्स, और लिखिए एफ 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, 0 अदरवाइज। आगे लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, रेड ऑन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, लिखिए सो दैट द गिवन फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ। देखिए सो दैट द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ। राइट ऑन सॉल्यूशन। आपको मालूम है पीडीएफ होने के लिए सम टोटल 1 होना होगा, ठीक है। देखिए फॉर अ फंक्शन टू बी पीडीएफ, राइट ऑन फॉर अ फंक्शन टू बी पीडीएफ, इंटीग्रेशन साइन डालो और लिखो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये ऑब्वियसली एक्स की लिमिट होगी, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो सकती है, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को ले लीजिए, ठीक है। तो मुझे बताइए कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ऑब्वियसली 0 से लेकर 1 तक है। यहाँ लिखिए 0 to 1, और फंक्शन क्या है? e बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। आपको मालूम है c आउटसाइड आएगा, 1 बाय एक्स का इंडिकेशन, 1 बाय एक्स का इंडिकेशन होता है log x, तो log x आप पुट कर दो। यहाँ लिखो 0 to 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हो जाएगी log 1 माइनस log 0 इज इक्वल टू 1। log 1 तो आपकी 0 होती है, लेकिन log 0 आपको मालूम है ये माइनस इन्फिनिटी होती है। बाय 0 पे तो ऐसा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, लेकिन 0 के राइट डिफाइंड होगा। 0 to 1 में ऑब्वियसली वो राइट ही डिफाइंड है, तो ये आपकी हो गई माइनस इन्फिनिटी। तो मुझे होता है c इंटू इन्फिनिटी 1 हो गई, तो मुझे होता है c की वैल्यू क्या हो सकती है? तो ये आपकी 0 हुई, ये माइनस इन्फिनिटी हुई, तो ये c इंटू इन्फिनिटी 1 हुई। आपको मालूम है किसी भी फाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ c एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए c डज नॉट एग्जिस्ट, यदि c एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कभी भी पीडीएफ नहीं होगा। पीडीएफ होने के क्राइटेरिया को ये फेल कर रहा है, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट सही, इसका मतलब इस केस में c एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको ये बतानी होगी। इसका मतलब ये फंक्शन पीडीएफ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आई। फंक्शन क्वेश्चन है एफ एक्स से कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस एक्स, लिखिए
एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लिखिए 0 अदरवाइज। आगे लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी अपॉन 1 प्लस एक्स है और एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। आगे लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी so that the given function is PDF, ठीक है, so that the given function is PDF। भाई c की वैल्यू क्या होगी कि ये PDF हो जाए, बहुत सिंपल सा काम करना है। देखिए फॉर अ फंक्शन टू बी PDF, राइट डाउन सॉल्यूशन, फॉर अ फंक्शन टू बी PDF लिखो इंटीग्रेशन साइन fx इंटू dx इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब आपकी फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड है, तो स्टार्ट करो। देखो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। फंक्शन क्या है, c अपॉन 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू 1। टेक c आउटसाइड, ये आपकी इंटीग्रेशन देगा 1 प्लस एक्स 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इन्फिनिटी रखोगे तो ये लॉग इन्फिनिटी आ जाएगी, लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग 1 आ जाएगी। एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करना है इज इक्वल टू 1। आपको मालूम है लॉग ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है और लॉग ऑफ 1 0 होती है। तो फिर से आप उसी प्रॉब्लम में आ गए कि भाई c इंटू इन्फिनिटी 1 है, तो वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिखिए दिस इम्प्लाइज c इंटू इन्फिनिटी is equal to 1, therefore value of c does not exist। ठीक है, नेक्स्ट साइड देखिए, नेक्स्ट फिर से मेन फंक्शन ले रहा हूं मैं आपसे, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू c अपॉन रूट एक्स if 1 is less than x is less than 4, 0 otherwise। ये आपकी फंक्शन है, आपसे कह रहा है कि c की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये PDF हो जाए। देखिए राइट ऑन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ c so that the given function will become PDF। Find the value of c so that the given function will become PDF। स्टार्ट किए। आपको मालूम है PDF होने के लिए सम टोटल 1 होना होगा, ये आप 1 ले लो। x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो भाई सॉरी 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक जा रही है। आप इसको 1 ले लो, 1 to 4 और फंक्शन क्या है, c बाय रूट एक्स dx इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर दो 1 बाय रूट एक्स का। आपको मालूम 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा आई थिंक 2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स इज टू माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, कि आप माइनस हाफ प्लस 1 ले जाओगे तो आई थिंक रूट एक्स हो जाएगी और डिनोमीटर डिवाइड करोगे तो आपको इंटीग्रेशन करने आता ही है। तो c आउटसाइड करो और यहाँ लिख दो 2 रूट एक्स और यहाँ 1 से लेकर 4 तक इज इक्वल टू 1। टेक 2c आउटसाइड, ये आपकी हो जाएगी √4 माइनस √1 इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा, 2c हो जाएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आई थिंक c की वैल्यू आपकी आ गई हाफ। ये फर्स्ट केस है, क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें आपकी c की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। पिछले 2 क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं की थी, फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जिस्ट की। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई। अब आपसे यदि कुछ भी पूछे जो इस इंटरवल में लाई करे कि भाई उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, इस इंटरवल में, यदि इस इंटरवल से बाहर होगा तो 0 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो मुझे बताइए यदि मैंने आपसे पूछा भाई सेकंड पार्ट में या बी पार्ट में
कि प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 2 बताओ। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, ऑब्वियसली लाई कर रहा है तो ये फंक्शन लेंगे। आप कहेंगे लाई नहीं कर रहा है तो क्या करें, तो जीरो लेंगे। भाई आपको मालूम है, आपने पढ़ा ही होगा कॉन्टिन्यूटी वाला कंसेप्ट। भाई जो जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो सकता है या दो तीन फंक्शन हो, तो उससे बॉदर होने की जरूरत नहीं। दो तीन भी है तो पहला वाला किसके लिए डिफाइंड है, तो जिसके लिए डिफाइंड होगा वहां तक की लिमिट होगी। दूसरा वाला कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, जहाँ तक वो डिफाइंड होगा उसकी लिमिट होगी। तीसरा वाला कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, तीसरे वाले में वैसे ही होगा, जहाँ से यहाँ तक वो डिफाइंड है वो उसकी लिमिट आएगी। अब रही बात रिमेनिंग क्या है, तो इन जनरल रिमेनिंग लिखा होगा जीरो अदरवाइज, मतलब बाकी जीरो। मान लीजिए कोई फंक्शन है 1 to 4 डिफाइंड है, एक फंक्शन जिसमें सी अटैच्ड है, तो आपको उस फंक्शन का 1 to 4 इंटीग्रेशन करना। ऐसे कोई फंक्शन 4 to 6 डिफाइंड है, तो प्लस साइन इंटीग्रेशन 4 to 6, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो आपने लिखा है। ऐसे ही सपोज तीसरा फंक्शन है 6 to 10, तो प्लस लिखेंगे, प्लस तीसरा फंक्शन 6 to 10, ठीक है, और जीरो अदरवाइज है, इसका मतलब आगे पीछे अब आप नहीं देखना, ठीक है। भाई जो जो फंक्शन है सबको ले लो और सबका इंटीग्रेशन का लिमिट डाल दो, ठीक है, और साथ में प्लस साइन लगा दो, सम टोटल ऑफ एरियाज वो आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ही मालूम है कि जहां जहां जो लिमिट होगी वो कंसिडर करना है आपको। तो बस इतनी सी बात आपको करनी है, फंक्शन बदलता रहेगा लेकिन कंसेप्ट वही है, सम टोटल 1, आप उसको अप्लाई करते चलो। मैंने आपसे क्या कहा, 1 to 2 इंटीग्रेट करना है, तो आपको फंक्शन 1 to 2 इंटीग्रेशन कर लीजिएगा इस फंक्शन का, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस फंक्शन का 1 to 2 इंटीग्रेट करो, ये वाला फंक्शन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो डिफाइंड है। सी की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट कर देना 1/2। अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, सीधा सीधी करना है 1/2 बार 1 से लेकर 2 तक 1/√x dx, इंटीग्रेशन करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन करना वही है कि जो जिसकी लिमिट है वो आप उसके अंदर पुट करते जाओ इंटीग्रेशन में, और साथ में फंक्शंस अलग अलग कंसिडर करते जाओ, और सम टोटल आपको मालूम है सम टोटल 1 होता है, इसका मतलब जो भी फंक्शन है उनका सम टोटल 1 होगा, ठीक है। ये काम आपको करना है। ये सारे कंसेप्ट आपके प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ के ऊपर थे। अब आइए सीडीएफ की बात करें, क्योंकि सीडीएफ मैंने डिस्क्रीट में भी डिस्कस किया आपके लिए और सीडीएफ यहां भी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लिखिए पुट द हेडिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जनरली हम इसे सीडीएफ कहते रहते हैं, कुछ लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नेम में आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अलर्ट होके थोड़ा देखना है, ठीक है। तो आज ही स्टार्ट करें, लिखिए लेट कैपिटल एक्स, let capital X be a continuous random variable. Let capital X be a continuous random variable. Like then the CDF. Like then the CDF is defined as. Like then the CDF is defined as. Then the CDF is defined as. CDF कैसे डिफाइंड है उसकी बात करें, लिखिए F, CDF के लिए हमेशा F कैपिटल, ये बात मैंने आपको पहले ही समझाया। भाई पीडीएफ का F है स्मॉल, CDF मतलब क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट करने से चीजें बढ़ती है, तो आप ये याद रखिए, इसका मतलब F भी बड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये स्मॉल f की जगह कैपिटल F लिखना है। ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो करते हैं, और ये आपकी वैल्यूज, यानी कि ये रैंडम वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, लिख दो x लेस देन इक्वल टू x,
लेकिन डिस्क्रीट में तो हम उसके पीछे की ऐड कर लेते थे। यहाँ ऐड करने के लिए आपको एरिया का हेल्प लेना होगा, ठीक है। तो आपके पास सबसे वो पीडीएफ होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा पीडीएफ है जिसका ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया, स्मॉल एफ है ये रहने की का, ये पीडीएफ है तो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। आपको एक्स तक का एरिया चाहिए, एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी एक पॉइंट होगा, सपोज यहाँ कोई पॉइंट एक्स हमारा, मतलब एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मुझे इसके पीछे का पूरा प्रॉप चाहिए, तो रादर इसके पीछे का पूरा एरिया चाहिए। बस ये एरिया निकालने के लिए आपको ही मालूम है कि भाई ये एक्सट्रीम माइनस इन्फिनिटी है। क्या है एक्सट्रीम? माइनस इन्फिनिटी का एक्सट्रीम है। तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट करना है। तो लिखिए दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक का, यहां लिख दिए एफ टी डी टी। क्या लिखेंगे? एफ टी डी टी। एफ टी डी टी का मतलब पीडीएफ आपको यहां लेना है, ठीक है, क्लियर? एफ टी डी टी यानी कि फंक्शन, मैं आपसे एक बात क्लियरली कह देता हूं, फंक्शन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 to 2 करो, या फंक्शन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 to 2 करो, या फंक्शन एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 to 2 करो, ये सब एक ही वैल्यू देगा। यानी कि टी बेसिकली एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो टी की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट, आप यहाँ एक्स लिखोगे फिर एक्स की जगह ही एक्स सब्स्टिट्यूट, तो बेटर है सिंबल चेंज कर लो आप, ठीक है। और वैसे भी इंटीग्रेशन में आप टी में लिखो, एस में लिखो या पी में लिखो, यदि आपकी लिमिट सेम है तो आंसर सेम ही है। आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ी रखी होगी 12th स्टैंडर्ड में, ये रहने की तो वो सेम आएगी। ये ऐसा लिखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, एक्स तक जाना है, क्लियर? वहां तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, रादर वहां तक का एरिया चाहिए। ये बेसिकली सीडीएफ इंडिकेट करता है, क्लियर यहां तक? ये यानी कि ये पोजीशन है कि माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ टी डी टी। अब जब आप इतनी बातें लिख ही चुके हो तो प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ, भाई सीडीएफ की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। भाई आपको मालूम है ये प्रोबेबिलिटी है, भले हम एरिया एरिया कह रहे हैं इसे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो सम टोटल 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये यानी कि सम टोटल 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब मिनिमम क्या होगा? 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। चाहे आप एरिया निकाल रहे हो, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कर्व का एरिया निकाल रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। देखिए सेकेंड वन, एफ एक्स या सिंपली कोई बात नहीं माइनस इन्फिनिटी, ये आपकी 0 होगी, एफ एक्स इन्फिनिटी ये आपकी 1 होगी। ये मैंने थोड़ा सा डिस्क्रीट में भी आपको समझाया था, तो फिर से समझा देता हूँ, यहाँ और क्लियरली देखिएगा आपको। यदि आप इस x को एक्सटेंड करके माइनस इन्फिनिटी पे ले जाओ, तो आपको मैं मालूम है एरिया क्या होगी? कुछ भी नहीं भाई, ये पूरा x यदि आपकी यहाँ आ गई इस एक्सट्रीम पे, तो एरिया होगी नहीं, एरिया नहीं होगी इसका मतलब 0 होगी। और इस x को एक्सटेंड करके दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाओ, ये पूरी की पूरी एरिया कवर कर जाएगी। और आपको मैंने पहले ही समझाया कि ये प्रोबेबिलिटी एरिया है, ज़्यादा 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सीडीएफ को पिक भी किया जाता है, भाई किसी कोई चीज़ सीडीएफ है या नहीं है, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये यूज़ की। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि सीडीएफ नॉन डिक्रीजिंग होती है। ये बात मैंने आपसे पहले ही कहा, नॉन डिक्रीजिंग, ऑल्दो मैं थोड़ा सा इस पर बात करूंगा अभी। सीडीएफ आपकी नॉन डिक्रीजिंग होगी, ठीक है, मतलब वैसे भी आप समझो कॉमन सेंस से भी, कॉमन सेंस से भी समझोगे तो नॉन डिक्रीजिंग क्यों है? आप बता दो मुझे नॉन डिक्रीजिंग क्यों है? भाई वैसे भी क्यूमुलेट कर रहे हो, तो क्यूमुलेट करने से चीज़ें क्या होती, या तो आपकी कांस्टेंट रहेगी या फिर इंक्रीज ही करेगी, ठीक है।
भाई आप ऐसा तो है कि नहीं है कि एरिया क्यूमुलेट कर रहे हो, एरिया यदि क्यूमुलेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एरिया क्या होगी, या तो इंक्रीज रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्लियर। तो डिक्रीज करने की कोई पॉसिबिलिटी। देखो फोर्थ वन यहाँ एक बात ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रल वैल्यूज पे भी डिफाइंड है और फ्रैक्शनल वैल्यूज पे भी डिफाइंड है। तो यहाँ यदि आप CDF का डिफरेंशिएशन करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको PDF मिलेगा। क्या मिलेगा? PDF। CDF का डिफरेंशिएशन हमेशा PDF होगा, यानी कि ये स्मॉल f है, ये कैपिटल F। डिफरेंशिएशन ऑफ CDF इज PDF। आपको मालूम है PDF हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए भी ये नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। किसी का भी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पे वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये यानी कि डिफरेंशिएट करने से भी बात ऊपर वाली कंफर्म हो रही है। तो वैसे तो मैंने लिख दिया आपको, लेकिन ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, CDF को डिफरेंशिएट करते ही PDF मिल जाएगी आपको। लिखो फिफ्थ वन, लिखो प्रोबेबिलिटी A इज लेस देन X इज लेस देन इक्वल टू B। यहाँ B इंक्लूडेड है, A एक्सक्लूडेड है, लेकिन यानी कि कॉर्डिनेट्स में इसका फर्क नहीं पड़ता है, डिस्क्रीट में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि कॉर्डिनेट्स में आपको ये सिद्धि नहीं होगी इक्वल टू का है, वहां मैंने आपको मना किया था डिस्क्रीट के अंदर कि इक्वल टू पे ध्यान रखना है, क्योंकि वहां इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ इक्वल टू बेसिकली लाइन होता है और लाइन का एरिया इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। आपको मालूम है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी X लेस देन इक्वल टू B, B या B से पीछे सारा एरिया, और X लेस देन इक्वल टू A और A के पीछे का सारा एरिया। ऑब्वियसली ये आपकी हो जाएगी FXB माइनस FXA। ठीक है, इवन इक्वल टू भी लग जाए तो भी आपकी यही रहेगी फॉर्मूला, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में ये प्रॉब्लम नहीं है इक्वल टू का, प्रॉब्लम कहाँ है? डिस्क्रीट में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी तो लिख के दे रहा हूं ऐसे जैसे पहले लिखवाया था। ठीक है, क्लियर, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस में आप इक्वल टू के बारे में बॉदर मत होइए। यदि समटाइम्स लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं भी लगा हुआ है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्ब करेगा डिस्क्रीट वाला, क्योंकि वहां इक्वल टू का अपना एक सेपरेट मीनिंग हो सकता है। ये यानी कि ये फिफ्थ हो गया। तो ये मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टीज लिखवा दी? मैंने आपसे कहा कि 3 प्रॉपर्टी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एक तो FX माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाला, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है, नॉन डिक्रीजिंग रखा जाता है। और एक जो देखा जाता है यहाँ यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू A, ए एरिया हमेशा आपको मान लो X इज इक्वल टू A, मान लो ये पॉइंट है आपका A, ये रहा, ये हमेशा 0 जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो लाइन का एरिया हमेशा 0। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू की कोई प्रॉबिलिटी नहीं होती कॉर्नर्स में। डिस्क्रीट में आपको ध्यान रखना होगा इक्वल टू की प्रॉबिलिटी हो सकती है, जैसे 2 हेड आने की प्रॉबिलिटी थी, ठीक है, 0 हेड आने की भी प्रॉबिलिटी थी, तो वहाँ इक्वल टू का मीनिंग है, यहाँ इक्वल टू का मीनिंग नहीं। ये आपको याद रखना है कि ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं कि आपका क्वेश्चन कभी भी किसी फॉर्मेट का दिख सकता है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस टुवर्ड्स राइट वाला लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। देखिए CDF इज कॉन्टिन्यूस टुवर्ड्स राइट, ऑल्दो यहाँ कॉन्टिन्यूटी की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन जनरल जो ग्राफ होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम में वो कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप 6th वन। ठीक है, CDF इज कॉन्टिन्यूस टुवर्ड्स राइट। क्लियर, ये यानी कि आप कहेंगे ग्राफ क्यों कॉर्डिनेट्स होता है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी देखो ना कि भाई इन जनरल वो कॉर्डिनेट्स होता है, इसलिए आपको ज़्यादा बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं। तो कॉर्डिनेट्स टुवर्ड्स राइट वाला जो मैंने आपको लिखवाया था कि राइट साइड की कॉन्टिन्यूटी कंफर्म है, लेफ्ट साइड की कॉन्टिन्यूटी कंफर्म नहीं है। ये बात डिस्क्रीट में जरूर अटका रहता है, कॉर्डिनेट्स ग्राफ इस ढंग से होते हैं कि राइट लेफ्ट दोनों की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है इन जनरल। ये ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी स्टेटमेंट आपको वो नहीं बोल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो।
ठीक है, तो यहाँ कॉर्नर्स ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होती, इन जनरल वो कॉर्नर्स टुवर्ड्स राइट। तो प्रॉपर्टी वही हो गई CDF की, एक तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले डिक्टेट कराया था, नॉन डिक्रीजिंग वाला बताया, और कॉर्नर्स टुवर्ड्स राइट बताया। इक्वल टू की प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी कि 0 होती है। ये वाला फंक्शन मैंने वैसे ही लिख दिया है, ऑल्दो यहाँ इक्वल टू आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी पहला वाला इंफॉर्मेशन तो वैसे ही। तो मैंने आपको 5-6 प्रॉपर्टीज लिख के दी हैं, जिसमें से प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 और लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कॉर्नर्स टुवर्ड्स राइट, ये CDF की किसी भी कर्व के लिए, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉर्नर्स हो, CDF की टेस्टिंग उसी से की, ठीक है। ऑल्दो कॉर्नर्स में ये प्रॉब्लम थोड़ी रिलैक्स हो जाती, क्योंकि यहाँ इन जनरल ग्राफ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पोजीशन है जो मैंने आपको बताया। अब आइए, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम CDF निकालेंगे कैसे। तो चलिए पहले तो इसी की बात करें, कैसे आप CDF फाइंड करोगे। देखो fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देखो f 0 is less than equal to x is less than equal to 1, 0 otherwise। ये उन्होंने PDF आपको दिया है, निकालना क्या है, CDF निकालना है। स्टार्ट हुए रैंडम सॉल्यूशन। CDF निकालने के लिए सबसे पहले ये नंबर लाइन पे 0 और 1 प्लॉट कर दी, जो उन्होंने दिया आपको, जो भी दिया है ये यहां तक प्लॉट कर दी। अब देखो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में। बाय 0 के लेफ्ट एक नंबर लाइन, 0 to 1 एक नंबर लाइन, और 1 ऑनवर्ड एक नंबर। ये यानी कि जो भी लिमिट्स डालना है उसको पहले नंबर लाइन पे डाल दीजिएगा, जितने पार्ट में वो डिवाइड हो उतने CDFs आपको निकाल, ठीक है। तो स्टार्ट हुई, ये आपकी एक पार्ट वाली, यहां से लेफ्ट टू राइट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कि केस फर्स्ट, लिखो f x इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्नर्स में उसमें बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि लेस देन 0 पे हमारे पास ये फंक्शन है, और CDF की स्टार्टिंग हमेशा -∞ से होती है। तो आप -∞ टू जो भी लोगे लेस देन 0 पे कोई पॉइंट, तो वहां तक की CDF आपको लेनी। तो ध्यान रखिएगा, 1 मिनट पहले मैं आपको समझा दूं, CDF की स्टार्टिंग हमेशा यहां से होगी और जाएगी यहां तक, ठीक है। ये यानी कि इसके बीच में कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ये मत सोचिए लेस देन 0 में कौन सा पॉइंट होगा, एनी पॉइंट लेस देन 0। फंक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली ये, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन यूज करना है, और यहां से स्टार्ट करनी है, 0 से पहले कहीं तक भी हो सकती हो, इंक्लूडिंग समटाइम्स 0 टच भी कर सकती है। 0 टच कर जाए तो भी एरिया 0 होगी, क्योंकि 0 पे जो लाइन, एक लाइन खड़ी होगी, और एरिया ऑफ लाइन 0। तो मुझे बताइए x लेस देन 0 पे क्या होगी CDF, fx स्टार्ट कहाँ से करना है, -∞ से, जाना कहाँ तक है, x तक। x आप कहेंगे ये x कहाँ है, ऑब्वियसली -∞ और 0 के बीच में कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये बात लिखी गई। और साथ में लिखेंगे ft/dt। मैंने आपसे क्या कहा, सिंबल चेंज करके रखिएगा, यहाँ -∞ टू x, यहाँ जो इस पार्ट में जो फंक्शन है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए 0। भाई 0 से लेसर फंक्शन ये है, तो पहला CDF आपकी निकल गई। अब यदि आपकी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो ले लिए। देखिए केस 2, लिखिए f 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। यदि आप ये पार्ट ले रहे हो तो आपके पास फंक्शन ये अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आपकी इंटीग्रेशन स्टार्ट यहीं से होगी, यानी कि
यहीं से स्टार्ट, पहले आप -∞ to 0 आओगे, जो ऑब्वियसली 0 ही देगा, यहां मैंने आपको निकाल के दिखाया। फिर 0 से स्टार्ट हो गए, 1 तक नहीं जाना। यही बात कई लोगों को समझ में नहीं आती। 0 to 1 के बीच में x कहीं भी हो सकता है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 and 1। ठीक है, ये अलर्टनेस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मुझे देखिए स्टार्ट कहाँ से होंगे, -∞ से पहले आएंगे 0 तक। आपको 0 तक क्यों आए, क्योंकि उसके लिए अलग फंक्शन है, दैट इज 0। जब 0 ऑनवर्ड कंसीडर करोगे तो फंक्शन बदल रहा है, इसलिए पहले आपको -∞ से 0 आना होगा, फिर 0 से लेकर उस x तक जाना होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, और वो ये एक्सट्रीम भी हो सकता है, ये एक्सट्रीम। गॉट इट? तो स्टार्ट हुई, फिर से लिखिए CDF। -∞ से स्टार्ट होंगे 0 तक, 0 dt। फिर 0 से स्टार्ट होंगे, 1 तक नहीं जाना है, वह वो नंबर कहीं भी हो सकता है दोनों के बीच में। और यहां लिखिएगा 3x² की जगह 3t² dt। आपको मालूम है इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपकी 0 ही है, 3t² का इंटीग्रेशन 3t³/3, 3 कैंसिल आउट, t³ में x रख दो, दैट इज x³, ये आपकी x³ हो जाएगी। नेक्स्ट आई केस 3, देखिए f x इज ग्रेटर देन 1, CDF स्टार्ट कहां से होगी, CDF स्टार्ट वहीं से होगी जहां से वो स्टार्ट होती है, कहां से, -∞ से। तो पहले -∞ से 0 आना है, फंक्शन क्या है 0 to dt। फिर 0 से स्टार्ट होना है, 1 तक आना है, तो 1 तक के लिए आपकी फंक्शन क्या है 3t² dt। अब रही बात 1 ऑनवर्ड, तो 1 ऑनवर्ड तो 5 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, जो भी नंबर है वो आपका x। ठीक है, लेकिन यहां फंक्शन अगेन क्या है, क्लियर भाई, 1 ऑनवर्ड भी आपका फंक्शन 0 है, ये बात यहां से देख लीजिए। देख गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटीग्रेट कर दी, ये क्या आ जाएगा 3 × t³/3, 0 to 1 क्या आ जाएगा फाइनली, एक तो 0 ही है, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, एक इंटीग्रेशन आपकी, ये आपकी 1 आ जाएगी। तो मैंने आपके लिए CDF निकाल दिया है, मैं इसे कॉम्पैक्ट करके आपको बता देता हूँ। हमारी CDF हुई 0, फिर वही x³, फिर वही 1। ये कब हुई, जब x <0। नेक्स्ट ये कब हुई, जब x की वैल्यू 0 to 1 हो। और ये कब हुई, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। ये आपकी पोजीशन हो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी CDF निकल गई। अब आपको यदि PDF निकालना है, कुछ बातें CDF ने बता ही दिया मैंने आपको। यदि आपको PDF निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 0 का डिफरेंशिएशन 0 है, 1 का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0 है, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। यदि आपको नोट में लिखिए, ये बातें मैं नोट में लिखवा देता हूँ। देखो इफ CDF इज गिवन, ये गिवन आपको देखिए, फाइंड PDF इफ CDF इज गिवन एज अबव, ठीक है, फाइंड PDF। तो आपको PDF निकालने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, CDF को डिफरेंशिएट करना। कर दो डिफरेंशिएट, 0 का डिफरेंशिएशन 0, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², और 1 का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0। तो मेरे हिसाब से ये तो वैल्यू हो गई 0 to 1, जो लिमिट है उसका कॉपी कर दी। और ये जो 0 है, ऑल्दो मैंने ऊपर लिख दिया, आप इसे नीचे लिख लीजिए, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि यदि आप सेपरेटली भी लिखना चाहें तो लिख दीजिए।
इफ एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, दो बार 0 लिख दिए, क्या प्रॉब्लम? इफ एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, और अपने पहले वाले पीडीएफ से मैच करेंगे तो बिल्कुल दिखेगा सेम आपको, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये पोजीशन हमारी बन रही है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो ये पोजीशन आपकी बनी है कि सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकालेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मीडियन का हो सकता है, नोट नंबर 2 में लिखिए, लिखिए फाइंड मीडियन, लिखिए फाइंड मीडियन। पहले तो ये ध्यान रखिए, मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट। भाई पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखो मीडियन इज अ पॉइंट, मीडियन इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स, median is a point which divides the whole distribution into two equal parts, the whole distribution into two equal parts. देखो that is probability x less than equal to m, m for median is equal to probability x greater than equal to m is equal to half. भाई m क्या है? मीडियन है। भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू m, लेस देन इक्वल टू m हो या ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, दोनों केस में, ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होना चाहिए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आधे आधे में होने चाहिए। मतलब मीडियन, यदि m को मीडियन कह रहे हो, m से पहले और m के बाद, आप कहेंगे इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, कॉर्डिनेट्स में उसके बारे में बॉदर मत होइए, क्योंकि वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और एरिया ऑफ लाइन 0। यहाँ इंक्लूड है एक्सक्लूड है मैटर नहीं करता, कॉर्डिनेट्स में डिस्क्रीट में चल रहे हैं तो अलर्ट, ठीक है? बस कुछ नहीं करना है, आप इसका हेल्प लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास पीडीएफ है ही, उसका इंडिकेशन कर दो, जैसे मैंने इसको पिक कर लिया। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो स्टार्ट की प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m इज इक्वल टू हाफ। कुछ नहीं करना है, आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा था 0 से, आप कहेंगे उससे पीछे तो 0 है भाई, 0 टू, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 0 to 1 डिफाइंड है, ठीक है? और उसके पीछे भी 0 है, उसके आगे भी 0 है, तो 0 to m लीजिए ना, सीधी सीधी बात। वैसे तो लेना चाहिए मुझे माइनस इन्फिनिटी टू m, तो माइनस इन्फिनिटी टू m में माइनस इन्फिनिटी टू 0 तो 0 ही है फंक्शन आपकी, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया 0 से। लेकिन यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं होगी, एक्चुअल स्टार्ट तो माइनस इन्फिनिटी से ही हो, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू 0 आपकी 0 है, ठीक है? इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, और कुछ नहीं करना है। 3x स्क्वायर फंक्शन है, 3x इज इक्वल टू हाफ। इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा m क्यूब इज इक्वल टू हाफ। m की वैल्यू आप निकाल लेना, हाफ का क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, लेकिन इस केस में 0 से स्टार्ट है आपकी, क्योंकि रीजन माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं पता चल गया आपको। अब आइए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड एक होगा थर्ड पार्ट, क्वार्टाइल्स। यानी कि ये 3 वर्ड मैं आपके लिए लिख रहा हूं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये आपकी बुक बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, खासकर परसेंटाइल बहुत यूज़ करती है। क्वार्टाइल्स होता है 4 पार्ट में डिवाइड करना। आपको मालूम है 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी नंबर लाइन को 3 पार्ट में
कट करो, ऑटोमेटिकली वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिसाइल के लिए 9 पॉइंट्स की जरूरत है आपको। यदि नंबर लाइन को 9 पार्ट में कट करोगे, ठीक है 9, तो ऑटोमेटिकली वो 10 पार्ट में हो जाएगा। और परसेंटाइल के लिए आप नंबर लाइन को 99 पॉइंट में डिवाइड करो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, इसे कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल Q3, Q2 आपको हमेशा मालूम होना चाहिए मीडियन होगा। 4 पार्ट में यदि डिवाइडेड है तो 25% ऑब्जर्वेशन लेफ्ट है, 75% राइट। Q2 मतलब 50% लेफ्ट, 50% राइट। Q3 मीन्स 75% लेफ्ट, 25% राइट। ऐसे डिसाइल्स में D1 10% लेफ्ट, 90% राइट। D1 लिख देता हूं मैं यहाँ, और यहाँ D9 लिख देता हूँ, यहाँ D2 होगा। D2 मीन्स 20% लेफ्ट, 80% राइट। D9 मतलब 90% लेफ्ट, 10% राइट। सेम बात आपके परसेंटाइल्स पे भी। यहाँ P1 मतलब 1% लेफ्ट, 99% राइट। P2 मतलब 2% लेफ्ट, 98% राइट। P99 99% लेफ्ट, 1% राइट। ये 3-4 कंसेप्ट हैं जो बिल्कुल मीडियन से मैच करते हैं। अब यदि कोई भी क्वेश्चन आपको उठाना है, जैसे मुझे Q1 लिखना है, Q1 निकालना है, तो आपको मालूम है Q1 का क्या मतलब हुआ? Q1 का क्या मतलब हुआ? Q1 का मतलब ये हुआ कि 25% लेफ्ट, तो कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू Q1, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू Q1, स्मॉल q1 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू 1/4। आपको मालूम है इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगी, MQ भी आएगी, या Q1 का क्यूब आएगी, इज इक्वल टू 1/4। तो Q1 मुझे बता दिए, इसके अकॉर्डिंग Q1 क्या आएगी? Q1 यदि आप मुझसे पूछेंगे तो जो फंक्शन उन्होंने दिया है वो बेसिकली इसका क्यूब, क्योंकि यहाँ तो वही आएगा Q1 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और फाइनली वो Q1 आ जाएगी। आप ऐसे ही Q3 निकालना है, तो बताइए Q3 क्या होगा? Q2 तो आपने निकाल लिया ना, मीडियन इज Q2, क्योंकि 50% लेफ्ट, 50% राइट। यदि मुझे Q3 निकालना है तो इंटीग्रेशन तो वही होगी, तो Q3 क्या होगा? 1/4, सॉरी 3/4, क्योंकि 75% लेफ्ट है, हो गया। अब Q3 के लिए यहाँ स्मॉल Q3 लिख लीजिएगा, क्लियर? कोई भी सिंबल लिख लीजिए, सिंबल का कोई मैटर नहीं। ठीक है, जो मन होता है वो लिखिए। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि यहाँ लिखते समय Q1 है तो 1/4 लिखना है, Q3 है तो 3/4 लिखना है, बाकी इंटीग्रेशन का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही परसेंटाइल डिसाइल के लिए, जैसे D9 निकालना है, मुझे D9 निकालने के लिए क्या होगा? D9 निकालना है तो 9/10 आपकी लेफ्ट में होगी, 9/10 लेफ्ट में होगी, तो 9/10 का क्यूब रूट, क्योंकि इंटीग्रेशन तो उसी फंक्शन का आप निकाल रहे हो, इसी फंक्शन पे सारा बता रहा हूं मैं आपको, 3x² वाले ही फंक्शन। ये मत सोचिएगा अलग अलग फंक्शन, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे, यानी कि यहाँ जो D5 होगा वो अगेन मीडियन होगा, कि D5 का मतलब 50% लेफ्ट एंड 50% राइट। यहाँ जो P50 होगा, P50 क्या होगा? अगेन मीडियन होगा, क्योंकि 50% लेफ्ट, 50% राइट। मुझे यह सपोज P47 चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 47/100 कर दिए, और इस फंक्शन के लिए वो 1/3 हो। तो मैंने सारे निकाल दिए आपके लिए। मैं इसी फंक्शन में फर्स्ट क्वार्टाइल में निकाल दिया, इसी फंक्शन में थर्ड क्वार्टाइल में निकाल दिया, इसी फंक्शन में 9th डिसाइल में निकाल दिया, इसी फंक्शन में 47 परसेंटाइल में निकाल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ 3 पॉइंट्स विच डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 9 points which divide the whole distribution into 10 equal parts, 99 points which divide the whole distribution into 100 equal। सेम मैंने आपको समझा दिया, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स।
अब यहां एक क्वेश्चन और जो बन सकता है वो है मोड। मोड मोड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां मैं आपको मोड समझा देता हूं। मोड का मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रिपीट होती है, रादर से रिलेटिव मैक्सिमम को हम मोड कहते हैं। यदि आपको फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम निकालने आता है, वही आपकी मोड। क्लियर? अब रिलेटिव मैक्सिमम कैसे निकालते, आपको मालूम है, वही जो पहले मैक्सिमम आपने पढ़ा है। तो लिखिए, पहले तो ये लिख लीजिए डेफिनेशन क्या है। देखिए, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, देखिए मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमम, हैज रिलेटिव मैक्सिमम। देख लिया आपने, रिलेटिव मैक्सिमम आपको निकालना है फंक्शन का। यदि आपको निकालने आता है, मोड वैसे ही निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी होगा, क्योंकि जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट से इस फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा वो नहीं बता पाते। भाई रिलेटिव मैक्सिमा यदि आप सीधा जाओगे तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ ध्यान देना, ये आपकी 6x हो जाएगी। फिर 6x को आप क्या करते हो, 0 पुट करते हो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हो, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगी, ऑब्वियसली आएगी 6, और 0 पे उसकी वैल्यू क्या आ गई, ऑब्वियसली 6। तो भाई मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाले जाते, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 करोगे, तो 0 करने पे x की वैल्यू 0 आएगी। फिर आप डबल डिफरेंशिएट करते हो, तो यहाँ से वैल्यू 6 आएगी। वो वैल्यू 0 पे चेक की जाती है, तो 6 तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने से रही। और यहाँ 6 आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब 0 पॉजिटिव। आपको मालूम है कि डबल डिफरेंशिएशन जब भी पॉजिटिव होता है वो मिनिमा देगा, मैक्सिमा नहीं देगा। तो मतलब 0 यहाँ लोकल मिनिमा होगा, और आपसे कहा गया है कि मैक्सिमा निकालो, और आप निकाल के आके क्या बैठ रहे हो, मिनिमा निकाले जा रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक को थोड़ा समझ लो। भाई जब आप यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप इसको 0 मत कर, यहां से देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 1 है, तो 0 डालोगे तो 0 आएगा, बाकी कोई भी वैल्यू डाल के देखो पॉजिटिव आएगी, ये यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप कहोगे ये तो इंक्रीजिंग होगी, यानी कि एक आध पॉइंट पे यदि डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तो उससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात। ठीक है, ये बात कई सारी जगह आपको बताई जाएगी यदि आप मैथ्स कर रहे हो यहाँ तो। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ 0 पे ही तो 0 है, बाकी जगह तो 0 नहीं है ना, ये फंक्शन आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में काउंट होगी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी तो 0 पे कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 पे वो लोकल मिन होगी, 0 पे क्या होगी, लोकल मिन, और 1 पे क्या होगी, लोकल मैक्स। लिख ली, देखिए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऊपर की तरफ जाएगा, सबसे कम वैल्यू 0 पे होगी और सबसे ज्यादा वैल्यू 1 पे होगी। ठीक है, देखिए देयरफॉर क्या लिखा आपने, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1 वी हैव रिलेटिव मैक्सिमा, at x is equal to 1 we have relative maxima। देखिए that is x is equal to 1 is the mode, x is equal to 1 is the mode। ठीक है, क्लियर। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अगेन यहां मोड में प्रॉब्लम होगी आपको। फंक्शन है 1/b माइनस ए, लिख लीजिए 0 इज लेस देन x, a is less than equal to x is less than equal to b, 0 otherwise। a
आपकी ये है डिफाइन। एक तो आप यहाँ CDF निकालिएगा, फाइंड CDF, क्योंकि PDF गिवन है तो CDF निकालिए। दूसरा मीडियन निकालिएगा और तीसरा मोड निकालिएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ऑल्दो आगे कभी आएगा, अभी तो नहीं आएगा तुरंत, लेकिन जब भी आएगा तो ये आपको और भी क्लियर। एक आध आप ट्राई करके देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले समझाया कि CDF निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे पुटअप कर दीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, अलग अलग सबका CDF निकालिए, ठीक है, क्लियर। और ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो आज के लिए यहीं तक